हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर ममता वर्मा। आज भी पार्ट 3 का हम प्रैक्टिकल का पोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है ये सारा बता दिया था। नेक्स्ट आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैप प्रोजेक्शन। प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन की बात अगर हम करें तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जाल को सपाट कागज़ पर लाने की जो विधि होती है उसे हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें जो होता है 3 पार्टों में डिवाइडेशन करते हैं। पहला होता है प्रकाश के आधार पर, दूसरा होता है रचना विधि के आधार पर, और तीसरा इसका जो डिवाइडेशन हम करते हैं गुणों के आधार पर। प्रकाश के आधार पर ही से हम वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका आता है संदर्श प्रक्षेप, दूसरा आता है असंदर्श। संदर्श प्रक्षेप का मतलब होता है परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। जो मतलब वे प्रक्षेप जिन्हें हम प्रकाश की सहायता से बनाते हैं उनको हम संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। इसको हम एक्चुअली से अगर हम देखा जाए तो हमें इन्हें हम जियोमेट्रिकल प्रोजेक्शन के अंतर्गत रखते हैं, ज्यामितीय प्रोजेक्शन कह सकते हैं। दूसरा होता है जो असंदर्श प्रक्षेप, जिसमें हम प्रकाश का कोई सहयोग नहीं लेते हैं, प्रकाश के आधार पर नहीं बनाते हैं, बल्कि इसमें जो बनाते हैं हम मैथमेटिकली गणितीय विधि से जो प्रोजेक्शन बनाते हैं वो आपके नॉन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। रचना विधि के आधार पर अगर हम इसका डिवाइडेशन करें तो इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आपका होता है शंकु प्रक्षेप, दूसरा आता है आपका बेलनाकार प्रक्षेप, तीसरा आता है आपका खमध्य प्रक्षेप, और चौथा इसका जो डिवाइडेशन करते हैं वो हम ऋण प्रक्षेप के नाम से जानते हैं, जिसमें अधिकांशतः गोलीय प्रक्षेप आते हैं। नेक्स्ट आपका गुण के आधार पर अगर हम इसका डिवाइडेशन करें तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। यथाकृतिक प्रक्षेप, शुद्ध दिशा प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप, और इसमें जो चौथा आता है वो है 3 ही डिवाइडेशन है। तो इस तरीके से हम मेन ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर इनके डिवाइडेशन को और आगे बढ़ाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेन इसका जो डिवाइडेशन करते हैं 3 बेस पर करते हैं। पहला आप प्रकाश के आधार पर इसका डिवाइडेशन किया जाता है, दूसरा रचना विधि के आधार पर, तीसरा गुणों के आधार पर। प्रकाश के आधार पर 2 भागों में बांट जाता है, संदर्श प्रक्षेप और असंदर्श प्रक्षेप। इसको हम ज्यामितीय प्रक्षेप कह सकते हैं और इनको हम गणितीय प्रक्षेप कह सकते हैं।
रचना विधि के आधार पर इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं: कॉनिकल प्रोजेक्शन, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन एंड कन्वेक्शनल प्रोजेक्शन। तीसरा जो गुणों के आधार पर है, इसमें हम यथाकृतिक प्रक्षेप रख सकते हैं, शुद्ध दिशा प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप। तो इस तरीके से हम इनको 3 भागों में डिवाइड करके चलते हैं। और सबसे पहले हम इसमें प्रकाश के आधार पर हम नहीं लेंगे, हमारा जो मेन आता है वो है आपका रचना विधि के आधार पर प्रोजेक्शन। तो इसमें सबसे पहला आता है कॉनिकल प्रोजेक्शन, दूसरा आता है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, और तीसरा आता है आपका जेनिथल। और चौथा आता है कन्वेक्शनल। तो ये वाला अगर हम पढ़ें तो ये हमारे थर्ड ईयर के सिलेबस में नहीं है, बाकी के कॉनिकल प्रोजेक्शन हमारे इसके अंतर्गत आता है और सिलिंड्रिकल भी आता है, जेनिथल भी आता है। अब कॉनिकल का मतलब होता है कि वे प्रक्षेप जिनकी आकृति शंकु के समान होती है। इस तरीके का जो प्रक्षेप बनाया जाता है उसको हम कॉनिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। अब इसमें कॉनिकल में आपका जो शीर्ष होता है वो उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है और इसका जो आधार होता है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रक्षेप की अगर हम विशेषताएं देखें तो इसमें क्या होता है कि जो कॉनिकल प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि इसमें ये कल्पना की जाती है कि जो ग्लोब है वो कागज़ के शंकु पर रखा हुआ है, इसके अंदर जो ग्लोब रखा हुआ है वो, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लोब होता है वो कागज़ के शंकु को कहाँ पर स्पर्श करता है। अगर एक अक्षांश पर स्पर्श करता है तो हम उसको एक मानक अक्षांश कह सकते हैं, और जो अगर 2 अक्षांशों पर ये हमारा शंकु स्पर्श करता है तो उसको हम 2 मानक अक्षांश कह सकते हैं, और अगर 2 से अधिक कई अक्षांशों को स्पर्श करता है तो हम उसको पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं, और जिसे हम हिंदी में बहुशंकुआकार प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अगर इसका डिवाइडेशन करें तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा एक मानक अक्षांश, दूसरा आता है इसमें 2 मानक अक्षांश, तीसरा आता है बॉर्न प्रोजेक्शन, और चौथा इसमें जो आता है आपका वो है बहुशंकुक प्रक्षेप। अब ये जो प्रोजेक्शन है, सबसे पहले जिस प्रोजेक्शन की रचना हुई थी वो एक मानक अक्षांश होता है, और इसमें ये कल्पना की जाती है कि जो कागज़ का जो शंकु होता है वो ग्लोब को किसी एक अक्षांश पर स्पर्श करता है, और जिस अक्षांश पर वो स्पर्श करता है वही उसका मानक अक्षांश होता है। मतलब एक मानक अक्षांश के अंतर्गत केवल एक ही अक्षांश पर
मापनी शुद्ध होती है, बाकी जितने भी अक्षांश होते हैं उन पर धीरे धीरे अशुद्धि बढ़ती चली जाती है। इसलिए हमें इसको एक मानक अक्षांश कह सकते हैं। दो मानक अक्षांश इसका संशोधित रूप होता है। इसमें एक मानक पर नहीं बल्कि दो अक्षांशों पर ग्लोब कागज के शंकु को स्पर्श करता है, अर्थात दो अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है। बॉर्न प्रक्षेप इसका दोनों का संशोधित रूप होती है, जिसका जो रचना की थी रिगॉर्ड बॉर्न ने की थी। इसमें इस प्रक्षेप में जो होता है कि जो कागज़ का शंकु होता है उस कागज़ के शंकु पर ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं दो या दो से अधिक अक्षांशों को स्पर्श करती है। बहुशंकु का मतलब होता है कि इसमें ये माना जाता है कि इसमें प्रत्येक अक्षांश पर कागज़ बहुत सारे शंकु रखे हुए हैं और प्रत्येक अक्षांश रेखाएं शंकु ग्लोब को स्पर्श करती है, या शंकु इस शंकु पर बहुत सारे जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कई सारे अक्षांश रेखाओं को स्पर्श करती है। इसलिए हम बहुशंकु कहते हैं, मतलब बहुत सारे शंकु अक्षांश रेखाओं को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं एक मानक अक्षांश की। मैंने इसमें बताया था कि इस इसमें जो प्रक्षेप में जो होता है वो एक कागज़ का जो शंकु होता है ग्लोब को किसी एक अक्षांश रेखा पर स्पर्श करता है, इसलिए हम इसे एक मानक अक्षांश कहते हैं। लेकिन इसमें ये जो शर्त होती है कि इसमें जो कागज़ का शंकु होता है कभी भी भूमध्य रेखा को स्पर्श नहीं करता, बल्कि भूमध्य रेखा के अलावा वो कोई भी अक्षांश रेखा हो सकती है, चाहे वो 15 डिग्री अक्षांश रेखा हो, चाहे वो 30 डिग्री अक्षांश रेखा हो या 5 डिग्री अक्षांश रेखा हो। लेकिन शर्त यह है कि इसमें कभी भी भूमध्य रेखा शंकु को स्पर्श नहीं करेगी। इसको बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाएंगे, और इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका इसमें हमें पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास की ज़रूरत पड़ेगी, और वो वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख। ये है हमारा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। केवल इसी फार्मूला से, एक फार्मूला के बेस पर हम पूरा प्रोजेक्शन इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक सवाल लेते हैं, एक एक्सरसाइज लेते हैं, या एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं, और ये है मापनी एक 12 करोड़ 50 लाख पर मानक अक्षांश 45 डिग्री उत्तर,
क्षेत्र का विस्तार जीरो डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रक्षेप में अंतराल (15 डिग्री। ये हमारे पास सवाल है और इसमें हमें इस बेस पर ये प्रोजेक्शन बना के देखना है। तो सबसे पहले हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है प्रोजेक्शन के लिए वो है हमारी स्केल। स्केल हमारी है 1:12 करोड़ 50 लाख। क्षेत्र का विस्तार जो है हमारा नॉर्थ में जो है वो है 0 डिग्री से 75 डिग्री और पूर्व पश्चिम में इसका जो आता है 60 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट। आई बराबर है हमारा, आई बराबर मतलब इंटरवल 15 डिग्री और एस पी जो है हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल है जो है वो है 45 डिग्री नॉर्थ। अब तो सबसे पहले काम आता है कि हम इसका क्षेत्रीय विस्तार देखें। हमें कितने अक्षांश रेखाएं बनानी पड़ेंगी, तो इसको हम 0 से फैलाएंगे। तो 0 डिग्री 15 का इंटरवल है तो हम 15 के हिसाब से चलेंगे। 0 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 75 डिग्री। अब हम अगर दोनों साइड से अगर इसको काटें तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, 45 हमारा जो एस पी है। तो हमें 2 अक्षांश रेखाएं उत्तर की ओर बनानी पड़ेंगी, नॉर्थ की ओर, और 3 अक्षांश रेखाएं हमारे इधर बनानी पड़ेंगी। तो टोटल जो हमारी अक्षांश रेखाएं 3 साउथ में और 3 उत्तर की ओर जाएंगी। अगर हम इसका विस्तार देखें तो 60 पश्चिम से लगाकर 60 ईस्ट है। तो हम यह 60 से ही शुरू करेंगे। तो 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 15 0। अब हम वापस 0 से, पहले हम 60 से नीचे की ओर चले और अब हम 0 से ऊपर की ओर चलेंगे। तो 15 डिग्री 30 45 और 60। तो यहाँ हमें कितने बनाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 डिग्री हमें ईस्ट की ओर देशांतर रेखाएं बनानी पड़ेंगी और 4 अक्षांश देशांतर रेखाएं हमारे वेस्ट की ओर बनानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से 4 हमारी देशांतर, कुल जो देशांतर रेखाएं हो जाएंगी वो हमारी 8 हो जाएंगी और कुल अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी हमारी 5 हो जाएंगी। 45 डिग्री हमारा एसपी हो जाएगा। अब हम इसको सवाल को हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो फॉर्मूला इसमें लगेगा, एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा, इसमें हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर्मूला जो हमारा नंबर 1 है वो है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास
बटे निरूपक भिन्न का हर, या हम इसको प्रदर्शक भिन्न भी कह सकते हैं। अब पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास इसे हम r के द्वारा शो करते हैं। तो यहाँ पर r इक्वल टू हमारा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है, 63 करोड़ 50 लाख, और निरूपक भिन्न का हर कितना है हमारा 12 करोड़ 50 लाख। जीरो से जीरो हम क्रॉस कर देंगे, हमारा जो बचता है वो 635 बटे 125। अब हम 125 में 125 का भाग 635 में देंगे तो ये जो निकल करके आएगा हमारा 5.08 सेंटीमीटर। हमें इसमें सिर्फ एक यही फार्मूला लगेगा, बाकी हम सारा, क्योंकि ये एक संदर्भ प्रक्षेप है जिसे हम पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाते हैं, जिसमें ये मान लिया जाता है कि जो हमारा जो प्रकाश स्रोत है वो ग्लोब के कहीं किसी दूसरे कोने पर रखा हुआ है और उसकी छाया उस पर पड़ रही है। तो केवल एक ही फार्मूला है जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, बाकी का हम ज्योमेट्रिक मेथड से पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5.08 सेंटीमीटर की अर्धव्यास लेकर के एक हम 5.08 सेंटीमीटर की हम एक रेखा खींचेंगे। 0.8 का मतलब यहाँ पे हम 1 की ले लेंगे, 5.1 की एक रेखा खींच लेंगे हम, और इस रेखा के बेस पर हम एक वृत्त खींच देंगे परिकाल की सहायता से। ये जो दूरी होगी हमारी 5.08 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, हमारा जो इंटरवल था वो 15 डिग्री का था, तो यहाँ पर हम 15 डिग्री का एक कोण डाल देंगे। हम इसको नाम देंगे ए, ओ और बी, और जो 15 डिग्री का हमने जो कोण डाला था वो हम सी को उसे इंडिकेट कर देंगे। तीसरा क्या है कि हमारा इसमें जो 45 डिग्री था वो मानक अक्षांश था, तो हम इसमें मानक अक्षांश को भी लेंगे। तो यहाँ से 45 डिग्री का हम एक और कोण यहाँ पे डाल देंगे। ये जो हमारा होगा वो 45 डिग्री का होगा, जिसे हम डी के द्वारा इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ हमने कितने डाले कोण, सबसे पहले हमने 5.08 का एक परकाल में दूरी भर करके उसका हमने अर्धव्यास खींच लिया, और उसके बाद हमने अपना इंटरवल के अनुसार और हमारा जो मानक अक्षांश था उन दोनों के हमने यहाँ पे कोण डाल लिए। अब हम बी और सी की इसकी दोनों की दूरी लेकर के, जो हमारा 15 डिग्री का अंतराल था, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं बी और सी की दूरी लेकर के यहाँ पर हम एक और अर्धव्यास खींच देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर इस रेखा को, जो हमारा ए पॉइंट था, इसको और ऊपर तक खींचेंगे, और जो हमारा मानक अक्षांश था जो एस पी है 45 डिग्री, उस एस पी में हम 90 डिग्री का कोण डालेंगे, जो हमारा यहाँ पर पी बिंदु को क्रॉस करेगा। हमने यहाँ कितने का कोण डाला, 90 डिग्री का कोण डाला। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमारा हो गया अक्षांश रेखाएं हमें कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हमने एसपी का निकालेंगे। एसपी का निकालने के बाद अब प्रश्न उठता है कि हम देशांतर रेखाएं कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर जो 15 डिग्री का हमने जो बी और सी की दूरी लेकर के जो अर्धव्यास खींचा था, उसको स्केल की सहायता से हम 15 डिग्री से यहाँ पर मिला देंगे और इस 45 डिग्री को यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया C1 और ये हमारा हो गया D और D1। तो ये जो दूरी है वो हमारी किसको शो करेगी, देशांतर रेखाओं की लंबाई को शो करेगी। तो अब हम
एक सिंपल रेखा खींचेंगे, सीधी हम सरल रेखा खींच देंगे और उस रेखा पर हम क्या करेंगे, ये P और D की दूरी परकाल में भर करके यहाँ से एक कट लगा देंगे और उसका हम चाप घुमा देंगे। ये जो चाप होगा ये हमारी P की दूरी हो गई और ये जो चाप घुमाया था वो हमारा 45 डिग्री SP को शो करेगा। जो स्टैंडर्ड पैरेलल है, हमारा जो मानक अक्षांश है, उस मानक अक्षांश को ये शो कर देगा। अब हमें क्या करना है, हमें और भी अक्षांश बनाने हैं, क्योंकि हमारा जो टोटल विस्तार है वो 0 डिग्री से लगा करके 75 डिग्री है। मैंने आपको बताया था कि 45 हमारा SP है, तो हमें 3 निशान इसके इस रेखा के साउथ की ओर लगाएंगे और 2 निशान हम इसके रेखा के उत्तर की ओर लगाएंगे। अब 45 हमने खींच लिया, उसके बाद हम B और C की दूरी, मतलब जो इंटरवल है हमारे पास, उस इंटरवल की दूरी लेकर के हम इस रेखा से दो कट नीचे लगाएंगे। एक कट ये हो गया और एक कट ये हो गया और यहाँ हम 3 कट लगाएंगे, 1 2 और 3 बराबर की दूरी लेकर के। अब यहीं से आपका जो बिंदु था P, और इस P बिंदु से हम सारे के सारे चापों को घुमा देंगे। ये सारे चाप हम यहीं से घुमाएंगे परकाल की सहायता से। ये हमारा कितने का आ गया आपका, ये 0 का आ गया, ये 15 का 3 होंगे, एक और बनेगा इसमें, तो हम ये हमारा 0 15 और 30 डिग्री, 45 ये हो गया, 60 और 75 डिग्री। तो इस तरीके से हमने 3 नीचे लगाए और 2 कट नीचे लगाए, तो ये हमारे पूरे के पूरे क्या बन गए, अक्षांश रेखाएं बन गई। अब हमें यहाँ पर देशांतर रेखाएं बनानी है। देखिएगा, चूंकि ये जो प्रक्षेप है वो एक मानक अक्षांश है, तो यहाँ पर जो मापनी सिद्ध होगी सिर्फ हमारे 45 SP पर ही सिद्ध होगी। बाकी की जैसे ऊपर की ओर या बढ़ते चला जाएंगे, ये मापनी हमारी अशुद्ध होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो भी हमें मेजरमेंट करना है वो सारा का सारा हमें 45 डिग्री पर ही करना है। इसलिए हम जो कट लगाएंगे वो 45 डिग्री का, हमारी जो D1 D2 की जो दूरी है उस दूरी को लेकर के हम यहाँ पर कितने कट लगाएंगे, 5 कट इस साइड में और 5 कट इस साइड में, दोनों साइड में 5-5 कट हम लगा देंगे। एक 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये हमारी देशांतर रेखा है। अब हम इसी बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ से स्केल रखकर ये सारे के सारे देशांतर रेखाओं को खींच देंगे। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो हमारा P जो पॉइंट है, यहाँ पर सारी रेखाएं हमारी एक ही बिंदु पर मिलनी चाहिए। ये मेरी नहीं मिल पा रही है, इसको स्केल किससे बनाएंगे तो ये सारी की सारी आपकी एक ही पॉइंट पर मिलनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए। और अगर हमारी कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो हम यहाँ पर इस रेखाओं को यहाँ से साफ कर देंगे इस तरीके से। केवल हमारा जो ये वाली रेखा है जो सेंट्रल मेरिडियन है, केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, बस वहाँ पर वो हमारी स्पर्श होगी, बाकी हमारी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 0 डिग्री, और 0 डिग्री के बाद हम इधर जाएंगे 15 डिग्री, 30, 45, 60, ये एक ज़्यादा ही हो गई। यहाँ पर 15, 30, 45 और ये 60। तो इस तरीके से ये आपका प्रोजेक्शन बन जाएगा। और यहाँ हमारा होगा 0 डिग्री, 15 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। ये जो है ये हमारा, इस पे आप लिख देंगे मानक अक्षांश रेखा। और ये हमारी है केंद्रीय मध्य रेखा। तो यहाँ पर ये जाएगा आपका वेस्ट की ओर और ये जाएगा आपका ईस्ट की ओर। तो इस तरीके से ये आपका एक मानक अक्षांश बन करके तैयार हो गया। केवल हमें इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, केवल हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि केवल एक ही फॉर्मूला लगाना है। बाकी जो दूरी हमारी निकल के आ रही है उस दूरी का हम एक वृत्त का चतुर्थांश खींच लेंगे और उसके बाद हमारा जो इंटरवल है वो इंटरवल की दूरी लेकर के हम यहाँ पर कोण डाल देंगे। फिर उसका बाद हमारा जो मानक अक्षांश है उसका कोण डाल देंगे। मानक अक्षांश से हम 90 डिग्री का सीधे कोण डालेंगे और ये कोण जहाँ पर रेखा आपकी इस रेखा को क्रॉस करेगी वो हमारी P पॉइंट आ जाएगा और इसी P पॉइंट से हम एक रेखा डालेंगे और उससे हम सारे के सारे अपनी अक्षांश रेखाओं को लगा देंगे। तो यहाँ हमारा एक मानक अक्षांश ये बन कर के तैयार हो गया। अब अगर हम इसके गुणों की बात करें तो ये गुण के हिसाब से अगर हम इस प्रोजेक्शन को देखें तो इसमें एक ही इसकी जो विशेषता है वो ये है कि हम इसमें जो मापनी होती है वो हमारी सिर्फ मानक अक्षांश पर शुद्ध होती है। मानक अक्षांश से हम जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की जाएंगे मापनी हमारी अशुद्ध होती चली जाएगी। तीसरी बात क्या है कि इसका जो उपयोग होता है नहीं, इसका हम ये कह सकते हैं कि इस मानचित्र पर केवल हम एक ही गोलार्ध का मानचित्र बना सकते हैं एक प्रक्षेप पर, चाहे हम उत्तरी गोलार्ध का बना लें और चाहे हम दक्षिणी गोलार्ध का बना लें। हम इसमें विस्तृत मानचित्र को नहीं बना सकते। दूसरी बात क्या है कि हम इसमें मध्य अक्षांशों में स्थित छोटे छोटे मानचित्रों को भी इसमें बनाया जा सकता है। ऐसा मानचित्र बना सकते हैं जिसका जो क्षेत्र का विस्तार है वो उत्तर की ओर कम हो और साउथ की ओर उसको ज़्यादा हो, क्योंकि ये अपने आप में कॉनिकल प्रोजेक्शन है, शंक्वाकार प्रक्षेप है जिसका जो शीर्ष होता है वो कम चौड़ाई वाला होता है और जिसका आधार होता है वो अधिक चौड़ाई वाला होता है। तो इसमें हम मानचित्र भी उन्हीं क्षेत्रों के बना सकते हैं जिनका उत्तर की ओर विस्तार कम हो और दक्षिण की ओर विस्तार ज़्यादा। नेक्स्ट हम आते हैं मैं दो मानक नहीं बताऊंगी क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ये आएगा नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है बॉर्न प्रोजेक्शन। इसको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी मैं बॉर्न प्रोजेक्शन को।